Hello students, this is introduction part of exercise 13.3. So this exercise based on the Bayes theorem. तो Bayes theorem पढ़ने से पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक लॉ को स्टडी करते हैं, उसके बाद Bayes theorem के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो थ्योरम है हमारा टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो सपोज लेट E1, E2, E3 डॉट 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 En be the partition of the sample space S, A be the event associated with sample space S, then probability of A equal to probability of E1, यानी E1 हो चुका है तो A होने की पॉसिबिलिटीज, तो क्या होगा पी ए बाई E1 प्लस अगर E2 हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस डॉट 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 प्लस अगर En हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी A बाई En। तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू जे, पी ए इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n पी ई जे, यानी ई जे हो चुका है तो ए होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी पी ए ऑब्लिक ई जे। तो देखिए इस तरह से तो समझ में नहीं आएगा, बाई डायग्राम हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है। तो देखिए ये डायग्राम हमने लिया है, ये एक सैंपल स्पेस है हमारा और इसमें ये जो ओवल शेप में है हमने लिया है ये ए इवेंट है और बाकी देखिए इस ए इवेंट का हमने पार्टीशन कर दिया, सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर दिया है। तो ये पार्ट तो हमारा कॉमन हो गया E1 और ए के साथ, ये पार्ट हमारा कॉमन हो गया E2 और ए के साथ, यानी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। उसी तरह से E3 के साथ इंटरसेक्शन पार्ट होगा, E4 के साथ होगा, En के साथ, n पार्ट में इसको हमने पार्टीशन कर दिया है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि A होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी जबकि E1, E2, E3 अप टू En ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले बात है कि इसको इस प्रोबेबिलिटी को होने के कुछ कंडीशंस है। पहला ये है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, यानी E1, E2, E3 ये क्या होंगे एडजॉइंट नहीं होंगे, ये सब क्या होंगे डिसजॉइंट होंगे। जैसे E1, E2 का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, E2, E3 का इंटरसेक्शन 5 होगा, उसी तरह E3, E4 का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। तो ये क्या होगा डिसजॉइंट होगा। तो ये लिखा है पेयर वाइज डिसजॉइंट EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5 वेयर I नॉट इक्वल टू J, I एंड J 1 2 3, ये E1, E2, E3 यही हमारा क्या हो गया I J के फॉर्म में हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा सेकेंड कि ये एग्जॉस्टिव होंगे, ये सारे इवेंट क्या होंगे एग्जॉस्टिव होंगे, यानी इसका हम यूनियन अगर फाइंड आउट करें तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कि ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल भी अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए इसकी प्रूफिंग बहुत आसान है। अगर हम ए की बात करें ए इवेंट की, तो ये क्या होगा ये होगा या ये होगा या इस जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है इसके ये सारे इसके साथ आएंगे तो ए होने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी हमारी। तो ए हमारा इक्वल क्या होगा E1 इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन ले लिया, E2 इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन डॉट डॉट डॉट, उसी तरह से En इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं दोनों साइड में। प्रोबेबिलिटी अगर हम लेंगे तो क्या होगा पी ए इक्वल टू पी E1 इंटरसेक्शन ए, और लगा हुआ है यानी यूनियन के प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं प्लस यूज कर दें, तो प्लस पी E2 इंटरसेक्शन ए प्लस डॉट 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 पी
ई एन इंटरसेक्शन ए। तो अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है प्रोबेबिलिटी का, तो क्या होगा, E1 अगर हो चुका है तो A होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पी ए बाई E1, फिर प्लस E2 अगर हो चुका है तो A होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पी ए बाई E2 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसी तरह से En अगर हो चुका है तो A होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पी ए बाई En। तो अब देखिए इस सभी सम को हम एक सिंगल नोटेशन में डिनोट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरे पार्ट को हम इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, पी ई जे। तो एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं इसको, इस पूरे नोटेशन को हम लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू समेशन जे फ्रॉम 1 to n पी ई जे हो चुका है तो ए होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पी ए बाई ई जे। तो इसका हम यूज करके ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 16 दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 15 देखेंगे, एग्जाम्पल 16 तो बेस थ्योरम पे बेस्ड है। तो एग्जाम्पल 15 में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड। अगर स्ट्राइक होता है तो कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज ये होती है, ऑन द टाइम इफ देन इज नो स्ट्राइक एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इफ देयर इज अ स्ट्राइक determine the probability that construction job will be completed। तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट करना है और करा है कि इफ देयर इज अ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हो तो कंस्ट्रक्शन जॉब कैसे कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये एग्जाम्पल 15 है, तो सबसे पहले हम कोई एक इवेंट ए ले लेते हैं। ये क्या होगा, इवेंट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, इवेंट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, यानी ये जॉब कंप्लीट होने का इवेंट हुआ। अब हम एक इवेंट बी लेते हैं, कंप्लीटेड ऑन टाइम, क्योंकि ये बोला है कि टाइम पे कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज होता है। इवेंट बी हम लोग लेते हैं, इवेंट दैट देयर विल बी स्ट्राइक, तो देखिए स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है उसमें 0.65, और स्ट्राइक न होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, बी डैश से डिनोट कर दिया। स्ट्राइक न होने की पॉसिबिलिटीज अगर निकालनी है तो 1 माइनस 0.65, तो ये हो गया 0.35। ओके, अब करा है कि अगर स्ट्राइक हो चुका है तो जॉब कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज, स्ट्राइक अगर हो चुका है तो जॉब होने की पॉसिबिलिटीज कितनी दी हुई है,
0.32 दी हुई है, और जॉब कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटीज जब स्ट्राइक न हो, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ है तो जॉब होने की पॉसिबिलिटीज, कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटीज क्या है, 0.80 दिया हुआ है। तो जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम लिए पी ए इक्वल टू, अगर स्ट्राइक हुआ है, अगर स्ट्राइक हुआ है तो हमने इवेंट लिया है कि वो पी बी, अगर स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटीज बी हमने लिया है, तो अगर स्ट्राइक हो चुका हो तो जॉब कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ये होगी, प्लस सेकेंड केस क्या होगा, अगर स्ट्राइक हुआ ही न हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज, और तो उस केस में जॉब कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ये होगी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी बी हमारा क्या है 0.65 इंटू ए बाई बी क्या है 0.32 प्लस पी बी डैश हमारा क्या है, अभी निकाला हम लोगों ने 1 माइनस करके, तो 35 इंटू 0.80, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.2080 प्लस 28.2800, फाइनल आंसर हो जाता है हमारा 0.4880। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ कि कंडीशंस, हमको टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करनी है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बेस थ्योरम। तो बच्चों, बेस थ्योरम को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या है, इस कंडीशन से मान लीजिए कि कोई इवेंट E1 है और ये हो चुका हो, तो ए होने की पॉसिबिलिटीज, E1 हो चुका है तो ए होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, सपोज अनदर इवेंट है PE3 हो चुका हो, तो PA होने की पॉसिबिलिटीज को लेकर के हमको क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी होती थी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। PE3 ले लिया और PAE3, इस तरह से अगर हम ले लेते हैं तो हमको क्या निकालना था, PA निकालना था। लेकिन बेस थ्योरम इसका अपोजिट चलता है, इसका रिवर्स। तो यानी ए हो चुका है, हमको बताना है कि E1 इवेंट के थ्रू हुआ है या कह सकता है E2 इवेंट के थ्रू हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे, यानी जस्ट रिवर्स चलेगा। टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी का रिवर्स ही हमारा क्या है, बेस थ्योरम है। और इसका प्रूफिंग बहुत ही आसान है। प्रूफिंग उस तरह आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रूफिंग हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो PE1 EI बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़े थे, ये क्या हो जाता है, PEI इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई क्या होता था, PA हो जाता था। अब E1 इंटरसेक्शन ए को हम लोग कैसे लिखते थे, कहते थे PE1 यानी PEI अगर अकर हो चुका है, PEI हो चुका है, तो ए होने की पॉसिबिलिटीज क्या होती थी, PA डिवाइडेड बाई EI। तो ए होने की पॉसिबिलिटी जब PI हो चुका हो, और ये हो गया PA। अब देखिए, ये PA हमारा क्या है, यही तो है इसका सम। तो हम लोग इसको समेशन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, PEI PA बाई EI एंड दिस विल अपॉन J1 to N
पी ई जे, पी ई जे और पी ए बाई ई जे। तो इसका प्रूफिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या किया हमने, इसको लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे और इसको हमने ब्रेक कर दिया मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी के बेस पे। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी ई आई, पी अगर ई आई हो चुका है तो ए बाई ई आई बाई पी ए, फिर पी ए को हमने ब्रेक कर दिया टोटल लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी से। तो इस तरह से हम लोग बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम। तो बच्चों देखो एग्जांपल 16 दिया हुआ है हमारा। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एग्जांपल 16, एक बैग है हमारा, इसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है। वाइल अनदर बैग, ये बैग फर्स्ट हो गया, एंड बैग सेकेंड में हमारा दिया हुआ है 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। तो देखिए इसको क्या करें, एक बॉक्स में हमने डाल दिया इन दोनों बैग को, और इसको चूज करने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 1/2 और 1/2 होगी। ये तो होगी। पहले हमको क्या करना है, बैग चूज करना है। फिर आगे क्या कर रहा है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। अब देखिए यहां पे इन्होंने बोल दिया कि जो एक एट रैंडम जो है, हमने क्या किया, इस बॉक्स में से एक बैग चूज कर लिया और उसमें से एक बॉल निकाला, और वो बॉल क्या हो गया, रेड। वो बॉल रेड निकल गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड। तो कह रहा है ये जो रेड बॉल आया है वो बैग सेकेंड से होना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटीज हमको बतानी है। तो अगर हमने मान लिया कि कोई इवेंट ए है, तो ये क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल क्या है, रेड है। तो देखिए ये इस कंडीशन से ऐसे होकर के गया और ऑलरेडी क्या हो गया, ये अकर हो चुका है। अब हमको बताना है कि ये सेकेंड वाले से हो रहा है, यानी रिवर्स आ रहा है, ये रिवर्स में, यानी ए हो चुका हो और सेकेंड बैक से होने की पॉसिबिलिटीज हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने माना कि E1 क्या है, बैग फर्स्ट इज चूजन। बैग फर्स्ट को चूज करने का इवेंट है ये, एंड बैग सेकेंड को चूज करने का E2 हमने ले लिया। तो देखिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर हम निकालें तो 1/2 होगा, क्योंकि बैग तो हमारे पास 2 ही है। तो उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी, एक बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, एंड सेकेंड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, वो भी 1/2 होगी। अब देखिए जो भी बैग हमने चूज किया है ऑलरेडी ए अकर हो चुका है। तो ये कह रहा है कि ए हमारा अकर हो चुका है, ए अकर हो चुका है, वो बैग 2 से ही होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज हमको फाइंड आउट करनी है, यानी E2/A, ये पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। और इसमें इन्होंने ये कंडीशन दे दिया कि अब अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे E1/A, अगर हमारा रेड बॉल, देखिए रेड बॉल अगर 1 से चूज करना है बैग फर्स्ट से,
तो रेड बॉल कितने हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो रेड बॉल बैग 1 से चूज करने की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 3/7, एंड रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, हो जो है रेड बॉल, यहां पे जो है थोड़ा करेक्शन सब लोग कर सकते हैं कि रेड बॉल हमको निकालना है, बैग 1 से निकला है वो, इसकी पॉसिबिलिटीज ये हो गई, बैग 1 चूज हो चुका है और रेड बॉल निकलनी है उसकी, और सेकेंड बैग हमने चूज कर लिया है, वहां से रेड बॉल निकालनी है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या हो गई, टोटल क्या है, 5 है, तो 5/11। अब हम बात करते हैं PE2/A, तो इसका फॉर्मूला होगा, ऑलरेडी सेकेंड बैग चूज कर लिया है, तो रेड बॉल होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, और नीचे क्या होगा, टोटल में क्या हो गया, PE1 PA/E1 प्लस PE2 एंड PA/E2। ये जनरली क्या है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फार्मूला हमारा वही अप्लाई हुआ जो बेसिक फार्मूला रहता है। नेक्स्ट अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1/2 हो गई, इसकी क्या हो गई, 5/11 डिवाइडेड बाई 1/2 3/7 प्लस 1/2 5/11। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। सो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो 1/2 कॉमन ले लें, तो 1/2 कट गया, ये हो गया हमारा 5/11 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लिया 77, तो 33 प्लस 35, तो इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं 77 हमारा ऊपर चला गया, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 हमारा नीचे आ गया, ये 5 3 5 और 3 8 और 3 3 6, इसको कट कर दिया तो ये हो गया हमारा 7, तो आंसर हो गया 35/68, ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एग्जांपल 17।